ठीक है, देख चुके अपन अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में अपन देख चुके हैं। अब देखते हैं उनके द्वारा किए गए कुछ अन्य प्रमुख सुधार के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए अन्य सुधार के बारे में हमने देखा सैन्य सुधार, हमने देख चुके हैं क्या सैन्य सुधार अपन देख चुके हैं। हमने देखा बाजार नियंत्रण उन्होंने कैसे अपनाया है। अब देखते हैं उनके द्वारा अपनाई गई भू राजस्व प्रणाली या फिर भू राजस्व के क्षेत्र में उन्होंने कौन कौन से सुधार किए हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आप 2 मार्क्स में लिख के लाओगे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए प्रमुख भू राजस्व सुधार के बारे में लिखिए। उनके द्वारा किए गए प्रमुख भू राजस्व सुधार के बारे में लिखिए या नोट्स बनाइए। ठीक है, इसको भी 2 मार्क्स में आपको लिख के लाना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से कार्य है। सबसे पहला कार्य क्या है, उन्होंने जमीन को खालसा जमीन में परिवर्तित किया है। ध्यान देना, उस समय क्या हो रहा था, बहुत सारी जमीनें या जागीरें दान में दी जा रही है। दान में दी जा रही है मतलब क्या है, जो जमीन दान में दे रहे हैं उससे कोई भी टैक्स राज्य नहीं वसूलता है। जो भी जमीन दान में दी गई है उन जमीनों से कोई भी टैक्स राज्य वसूल नहीं करता है। मतलब क्या है, राज्य को नुकसान हो रहा है, राज्य के राजस्व को नुकसान हो रहा है और उन्हीं जमीनों को खालसा जमीन में अलाउद्दीन खिलजी ने परिवर्तित किया है। खालसा जमीन का मतलब क्या है, अपने अंडर है, मतलब सेंट्रल के अधीन में लेना स्टार्ट किया है। खालसा मतलब क्या है, अपने अधीन में उन्होंने इन भूमियों को लेना स्टार्ट किया। अगर उस भूमि पर आप फसल उगा रहे हैं मतलब आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब क्या है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब क्या है, राज्य की आय में वृद्धि होगी, राज्य की आय में वृद्धि होगी। ये इनका पहला सुधार है कि जमीन को उन्होंने खालसा जमीन में परिवर्तित करना आरंभ किया है। जो जमीनें ऐसे ही वेस्ट में थी, राज्य के लिए वेस्ट में ना, अगर उनसे टैक्स नहीं मिल रहा है तो वेस्ट ही है वो। ठीक है, उन सब से टैक्स वसूलना अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया है। दूसरा पॉइंट क्या है, दोआब में कर वृद्धि की है। दोआब में कर वृद्धि की है। दोआब क्या होता है, सपोज दैट ये क्या है, शिवनाथ नदी है, ये क्या है, महानदी है, ये क्या है, महानदी है। अब इनके बीच का रीजन, 2 नदियों के बीच का रीजन क्या है, दोआब कहलाता है। 2 नदियों के बीच का भाग क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। ध्यान देना, 2 नदी है और उनके बीच की भूमि जो है अत्यंत उपजाऊ है, अत्यंत उपजाऊ है। वहां पर फसल अच्छी होती है, वहां पर हमेशा अच्छी फसल होती है क्योंकि पानी की कमी नहीं है। इसी कारण इस दोआब वाले क्षेत्र पर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। इस दोआब वाले रीजन पर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। बोल रहे हैं क्या कि अब उपज का 50% भाग कर के रूप में देना पड़ेगा। अब उपज का दोआब वाले क्षेत्र पर अब उपज का 50% भाग कर के रूप में देना पड़ेगा। सपोज दैट 10 क्विंटल धान हो रहा है तो आपको 5 क्विंटल धान टैक्स के रूप में देना पड़ेगा उस दोआब वाले क्षेत्र पर। यह दूसरा सुधार किया गया इसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। उन्होंने भूमि पैमाइश के लिए मसाहत पद्धति अपनाई है। मतलब क्या है, भूमि को नापेंगे कैसे। ठीक है, उस समय क्या हो रहा है, भूमि नापना जरूरी है कि कितना एकड़ पे कौन खेती कर रहा है या फिर कौन उसके अधीन में है। इसी कारण भूमि को नापने के लिए उन्होंने एक पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति, मसाहत पद्धति अपनाई। क्वेश्चन प्री में 2 बार पूछ चुका है कि मसाहत पद्धति किनके द्वारा अपनाई गई थी। भूमि पैमाइश के लिए मसाहत पद्धति किसने अपनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी मसाहत पद्धति। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने एक पृथक विभाग की स्थापना की है। ठीक है, उन्होंने एक विभाग की स्थापना की है। उस विभाग का नाम क्या है, दीवान ए मुस्तखराज। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया भू राजस्व, ठीक है, सब करके लोग ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स दिए ही नहीं, सालों से टैक्स दिए ही नहीं है, उस टैक्स को वसूलने के लिए। ठीक है, कई लोग ऐसे क्या निश्चिंत होकर पढ़े घर में मस्त, ठीक है, टैक्स तो देना नहीं है। उस टैक्स को वसूलने के लिए भले 10 साल हो गया हो, लेकिन अगर टैक्स दिया नहीं है तो उस बकाया भू राजस्व को वसूलने के लिए उन्होंने एक विभाग बनाया। उस विभाग का नाम क्या है, दीवान ए मुस्तखराज। ध्यान देना, बकाया भू राजस्व वसूलने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक पृथक विभाग बनाया गया। नाम क्या है, दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग उनके द्वारा स्थापित किया गया। ये क्या है, उनके द्वारा किए गए प्रमुख भू राजस्व सुधार। क्लियर है यहां तक, इसलिए कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको, रब कर रहा हूं मैं।
ये होता है उनके सुधार के बारे में। ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए प्रमुख सुधार के बारे में। अब देखते हैं कि कौन कौन से निर्माण कार्य, स्थापत्य कला के क्षेत्र में उनका योगदान क्या है। अलाउद्दीन खिलजी का योगदान स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या है, कौन कौन सी चीजें उन्होंने बनवाई हैं, देखते हैं उनके बारे में। पहला बनवाना है क्या, सीरी का किला। क्या बना है पहला, सीरी का किला। दिल्ली के पास क्या बना है, सीरी का किला। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए बना है, सीरी का किला बना है। कहां पर है ये, दिल्ली के समीप में है। क्यों बनवाया था, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने क्या बनाया, सीरी का किला बनाया है। हमने पढ़ा क्या, अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक कितने बार, 6 बार आक्रमण है, मंगोलों का 6 बार आक्रमण हुआ है, और उन्हीं से बचने के लिए उन्होंने सीरी के किले का निर्माण करा है। और एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, नोट नंबर 1 लाग लिखना, इन मंगोलों का सामना करते हुए, इन मंगोलों का सामना करते हुए अलाउद्दीन खिलजी के 4 योद्धा में से एक का नाम क्या है, जफर खान। क्या नाम है, जफर खान। हम लोग पढ़े क्या, अलाउद्दीन खिलजी के 4 योद्धा कौन कौन थे, नुसरत खां, उलूग खां, अल्प खां और जफर खां। मंगोलों से लड़ते समय, मंगोलों से लड़ते समय जफर खां की मृत्यु हो जाती है। मंगोलों से लड़ते समय जफर खां की मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन प्री पूछा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस योद्धा की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हुई है, किसकी हुई है, जफर खां की मृत्यु मंगोलों से लड़ते समय हुई थी। नुसरत खां की मृत्यु कब हुई थी, याद कीजिए, रणथंभौर आक्रमण पर, रणथंभौर आक्रमण पर हमीद चौहान और नुसरत खां और उलूग खां लड़ने गए थे। उस युद्ध में नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और जफर खां की मृत्यु कब हुई है, मंगोल आक्रमण से लड़ते, मंगोल आक्रमण में लड़ते हुए जफर खां की मृत्यु हुई। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या था, इनके द्वारा किया गया पहला निर्माण कार्य। और कौन सा है, हौज खास, हम लोग बोलते हैं वर्तमान समय हौज खास बोलते हैं, दिल्ली में क्या, हौज खास। वो हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी नहीं करवाया था। तीसरा कौन सा है, अलाई दरवाजा। कौन सा है, अलाई दरवाजा। चौथा है हजार सितुन महल। चौथा कौन सा है, हजार सितुन महल। आपको प्री के दृष्टिकोण से याद करना है, लेकिन मेन से भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए निर्माण कार्य के बारे में लिखिए, या स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी का योगदान लिखिए। तब ये पॉइंट आपको लिखना है, तब ये पॉइंट आपको लिखना है। लिखिए क्वेश्चन 2 मार्क्स में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी का योगदान बताइए। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी का योगदान बताइए। तब आपको यही लिखना है, सीरी का किला, हौज खास, अलाई दरवाजा और हजार सितुन महल। इसके बारे में आपको लिखना है। अलाउद्दीन खिलजी समाप्त होता है, अलाउद्दीन खिलजी समाप्त होता है अंतिम दिनों में, ध्यान देना, इन्हें अंतिम दिनों में, अपने जीवन के अंतिम दिनों में भयंकर बीमार पड़े, भयंकर बीमार पड़े, बहुत सारे रोग इनको हो चुके हैं और एकदम खतरनाक स्टेज है। खतरनाक स्टेज मतलब बेमौत होती ना, मतलब बीमार पड़े, एकदम खाट पे लेटे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, उस टाइप से बैठे हैं। कौन, अलाउद्दीन खिलजी बैठे हैं, उनका हाथ पर नहीं चल रहा है। जब अपने कमजोर दिनों में अलाउद्दीन खिलजी अपने कमजोर दिनों में अपने सेनापति मलिक काफूर के, अपने सेनापति मलिक काफूर के अधीन हो गए हैं। ध्यान देना, ये क्या है, इनका वफादार था मलिक काफूर, अब ये इनके अधीन हो गए हैं। मतलब अपने अंतिम दिनों में मलिक काफूर की हर बात मानते हैं। इवन दैन अपने घर वालों की बात नहीं मानेंगे, लेकिन मलिक काफूर की बात जरूर मानते हैं। जो भी यह कह रहा है उसकी बात सुनते हैं कौन, अलाउद्दीन खिलजी। मतलब पूरी तरीके से इस मलिक काफूर के बस में है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी की 4 संतानें हैं, अलाउद्दीन खिलजी की 4 संतानें हैं। कौन कौन से हैं, खिज्र खां, साधी खां, क्या नाम है, साधी खां, मुबारक खां और सिहाबुद्दीन उमर। क्या क्या नाम है, खिज्र खां, साधी खां, मुबारक खां और सिहाबुद्दीन उमर। ये अलाउद्दीन खिलजी की 4 संतानें हैं। अब जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़े हैं, तब मलिक काफूर के मन में क्या है, उनके मन में लालसा है, उनके मन में लालच है, क्या, सत्ता प्राप्त करने की लालसा है। मलिक काफूर के मन में
सत्ता प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो चुकी है जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़ा है। ध्यान देना। और कैसे अपने इस प्रयोजन को मलिक काफूर पूर्ण करते देखते अपन, ठीक है ना। खिज्र खां के बारे में पढ़े क्या कि इनके नाम पर ही चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया गया था, जिन्होंने देवल से विवाह भी किया था, इस बारे में पढ़े ना। ध्यान देना। खिज्र खां और सादी खां के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी को ये भड़का देगा कौन? मलिक काफूर। खिज्र खां और सादी खां के खिलाफ मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को भड़काएगा, जिसका परिणाम क्या होगा? खिज्र खां और सादी खां की आंख फोड़ दी जाएगी। खिज्र खां और सादी खां की आंख फोड़ दी जाएगी। जब आंख फूट गया है, वो अंधे हो गए, मतलब क्या है? अब शासन करने के योग्य नहीं रह गए हैं। अब ये दोनों शासन करने के योग्य नहीं रह गए हैं। खिज्र खां और सादी खां की आंखें फोड़ दी गई है मलिक काफूर के द्वारा, ठीक है। बचा कौन है? मुबारक खां और सिहाबुद्दीन उमर बचे हैं। ध्यान देना, इनमें से सिहाबुद्दीन उमर एक अल्पवयस्क बालक है। एक अल्पवयस्क बालक है जिसकी उम्र बहुत कम है, और इसको शासक घोषित कर ही इसके नाम से प्रतिशासक बनकर मलिक काफूर शासन करना चाह रहा है। ध्यान देना, अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं करेगा वो, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो विद्रोह उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अगर वो सिहाबुद्दीन उमर नाम के बालक को शासक घोषित कर उसके नाम से शासन चलाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी कारण क्या चाह रहा है वो? सिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान घोषित करना चाह रहा है। और इसी कड़ी में उसके सामने एक कांटा बचा है। कौन? मुबारक खां। एक ही कांटा बचा है, क्या? मुबारक खां नाम का कांटा बचा है। और इसी कारण उसने षड्यंत्र करके मुबारक खां को जेल में डाल दिया है मलिक काफूर ने षड्यंत्र करके। अब सिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान घोषित कर दिया गया है। और मलिक काफूर सुल्तान के नाम से क्या बन गया है? प्रतिशासक। सिहाबुद्दीन उमर का प्रतिशासक बन गया है और उनके नाम से इसने शासन करना प्रारंभ कर दिया है। केवल एक महीने शासन किया है। अप्रॉक्स बोलना चाहिए 35 दिन तक इन्होंने शासन किया है। 35 दिन के बाद क्या हो रहा है? अब इनके मन में क्या है कि एकमात्र कांटा कौन बचा है? मुबारक खां अभी जेल में है, क्यों ना इसको मार दिया जाए। और तभी मलिक काफूर ने कुछ सैनिकों को भेजा है कि जाओ मुबारक खां को मार के आओ, ठीक है। लेकिन मुबारक खां क्या है? समझदार है, और उसने उन सैनिकों को अपनी ओर कर लिया है। बाद में मुबारक खां और वो सैनिक मिलकर मलिक काफूर को ही मार देंगे, ठीक है। इस मलिक काफूर को ही मार देंगे जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, खुद गड्ढे में गिरता है। ये बात चरितार्थ हो गई है, ठीक है। उन्होंने मलिक काफूर की हत्या कर दी है। मतलब क्या है? अब मुबारक खां सुल्तान बनने वाले हैं, ठीक है। जब मलिक काफूर की हत्या हो गई तब अब कौन सुल्तान बन गया है? मुबारक खां अब क्या बन गए हैं? सुल्तान बन गए। मुबारक खां अब सुल्तान बन चुके हैं। डालिए हेडिंग मुबारक खां अब सुल्तान बन चुके हैं। ध्यान देना, जब तक सुल्तान नहीं बने तब तक इनका दिमाग अच्छा था। सुल्तान बनने के बाद कुछ परिवर्तन आ रहा है। कैसे देखते हैं? जैसे ही सुल्तान बनते हैं, जैसे ही मुबारक खां सुल्तान बने, इन्होंने 18,000 कैदियों को मुक्त कर दिया है, ठीक है। खुशी में सुल्तान बन गया, सब आजाद हो, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं हम। 18,000 कैदियों को उन्होंने मुक्त कर दिया। जब अपराधी जैसे छूट गए हैं तो वो अपराध ही ना करेंगे। अपराध करेंगे मतलब क्या है? राज्य को वित्तीय आघात पहुंचेगा। चोरी हो रही है, चपाटी हो रही है, मतलब टैक्स नहीं मिलेगा, और क्या है? राज्य की वित्तीय स्थिति खराब होगी। 18,000 कैदियों को मुक्त कर दिया सुल्तान बनते ही। यह पहला काम क्या था। कुछ दिन बाद क्या कर रहे हैं? जो अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर कानून बनाए, जो भी कठोर कानून अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए थे, सभी कठोर कानूनों को समाप्त कर दिया। मतलब क्या है? अगर कोई चोरी कर रहा है, अगर कोई जमाखोरी कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगी? एकदम कम सजा मिलेगी। मतलब क्या है? लोग अब
बेफिक्र होकर बिना डर के अपराध कर रहे हैं, बिना डर के ही अपराध कर रहे हैं। मतलब राज्य का है, राज्य की नींव अब हिल चुकी है, राज्य की नींव अब हिल चुकी है, क्योंकि 18,000 कैदी घूम रहे हैं। साथ ही में सभी कठोर कानून समाप्त कर दिए हैं, कठोर कानून समाप्त कर दिया। मतलब क्या है, कैदी और कैदी बनना चाह रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल आदमी भी अब कैदी बनना चाह रहा है कि छोटा मोटा काम तो कर लेता, छोटा मोटा अपराध तो कर ही लेता हूँ, सजा ज्यादा नहीं, सजा बहुत ही कम है, इसलिए अपराध करना तो बनता है। इसीलिए अब राज्य को वित्तीय आघात बहुत गहरा पड़ा है, राज्य की नींव हिल चुकी है। लेकिन भाई साहब अभी रुके नहीं है, भाई साहब अभी रुके नहीं है। कुछ दिन बाद क्या बोल रहे हैं, मैं ही खलीफा हूं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मैं ही खलीफा हूं। मतलब इन्होंने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया है। मुबारक खान ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया है। क्वेश्चन आएगा कि खलीफा की पदवी धारण करने वाला एकमात्र मुस्लिम शासक कौन है, मुबारक खान। कौन है, मुबारक खान, जिन्होंने अपने आप को खलीफा कहा है। इन्होंने अपने आप को खलीफा कहा है, अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। फिर भी नहीं रुके, यहां पर भी नहीं रुके हैं। कुछ दिन बाद कर रही है, स्त्रियों के वस्त्र रंगे, स्त्रियों के वस्त्र में दरबार में आ जा रहे हैं। ठीक है, स्त्रियों का वस्त्र धारण करके दरबार में आ जा रहे हैं। मतलब अब सबका दिमाग खराब हो चुका है, सबका दिमाग खराब हो चुका है कि एक सुल्तान ऐसा काम कर रहा है। मतलब क्या, प्रजा में असंतोष फैल रहा है, प्रजा में असंतोष फैल रहा है। ठीक इसी समय पर मुबारक खान ने हसन नाम के एक दास को, मुबारक खान ने हसन नाम के एक दास को खुसरो खां की उपाधि दी है। सुनिए मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक इसी समय पर मुबारक खान ने हसन नाम के दास को, हसन कौन है, उनका एक दास है, हसन कौन है, उनका एक दास है, इन्हें खुसरो खां की उपाधि दी है और अपना प्रधान सेनापति बनाया है। क्या बनाया, इसे प्रधान सेनापति बनाया है। हसन नामक दास को खुसरो नामक उपाधि दी है और अपना प्रधान सेनापति बनाया है। और बाद में यही खुसरो खां अर्थात हसन मुबारक खां की हत्या करेगा और अगला सुल्तान बनेगा। ठीक है, ये कौन था, हसन एक दास था, इसे खुसरो खां की उपाधि दी और अपना प्रधान सेनापति बनाया। लेकिन बाद में यही खुसरो खां मुबारक खां की हत्या करेगा और खिलजियों के नाम से शासन करेगा। खिलजियों के नाम से खुसरो खां ने शासन किया है। ध्यान देना, यहां पर एक महत्वपूर्ण नोट आने वाला है। खुसरो क्या है, प्रथम भारतीय मुसलमान। जो हसन है या खुसरो खां है, ये क्या है, प्रथम भारतीय मुसलमान, प्रथम भारतीय मुसलमान जिसने सल्तनत की गद्दी संभाली। हसन क्या है, प्रथम भारतीय मुसलमान जिसने सल्तनत की गद्दी संभाली थी। किसकी हत्या करके, मुबारक खां की हत्या करके इसने क्या संभाली है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली थी। अब कुछ दिन बाद क्या हो रहा है, इनके अन्य बोलना चाहिए अन्य लोगों में, जो अन्य मंत्री हैं, उनमें असंतोष हो गया कि कैसे एक दास ने हत्या कर दी और खुद क्या बन गया, सुल्तान बन गया। और इसी कड़ी में एक पावरफुल व्यक्ति है। ठीक है, एक पावरफुल व्यक्ति है, नाम है क्या है, गाजी मलिक। नाम है क्या है, गाजी मलिक नाम का एक व्यक्ति है। इस गाजी मलिक का ही एक और अन्य नाम है, इस गाजी मलिक का ही एक और अन्य नाम क्या है, गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है, गयासुद्दीन तुगलक। इसी गाजी मलिक का ही एक अन्य नाम है। ध्यान देना, इस समय मुबारक खां के अन्य मंत्रियों में असंतोष है क्या, कि एक साधारण से दास ने इनकी हत्या कर रही है और खुद सुल्तान बन गया, जबकि इस गाजी मलिक को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एज कंपेयर टू हसन। इसने कई बार मंगोल आक्रमण को विफल करने में योगदान दिया है। मतलब इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एज कंपेयर टू हसन। तब क्या है, इनमें असंतोष आ गया है और इन्होंने प्लानिंग किया क्या कि हसन को हराना है। और तब गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक ने इन पर आक्रमण किया है और खुसरो खां की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की। कौन सा वंश है, तुगलक वंश। कौन सा वंश है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की है, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की है। ठीक है, क्लियर है। खत्म होता है आपका कौन सा, खिलजी वंश। खिलजी वंश आपका समाप्त होता है। कल से पढ़ेंगे अपन क्या, तुगलक वंश। थैंक यू क्लास।